बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मार्कअप को डिस्कस किया था। उसके अंदर मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ मेथड्स बताए थे कि मार्कअप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्कअप की कैलकुलेशंस कैसे होती है, ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना चाहेगा वो अपना हैंड रेज करेगा तो मैं उनका माइक जो है अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से। Any question from the previous class? Any one of you बेटा? Just raise your hands अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा। जी हैदर अली। जी बेटा हैदर, आप बोल रहे हैं आप? सर सर वो पूछना था जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें से जो 18वां क्वेश्चन है उसके बारे में पूछना था। रिव्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18। यस सर। चले मैं ओपन करता हूं पहले। बाकी लोग भी बेटा अगर देख ले कोई चीज पूछनी है तो पूछ ले। मैं आपके सामने एक्सरसाइज ओपन कर रहा हूं। अपने बाकी लोग बेटा अपने माइक म्यूट कर लें। माइक म्यूट कर लिया करें ताकि फिर ना आवाज फिर बीच में प्रॉब्लम करती है, इसलिए मैंने आप लोगों के माइक अभी दोबारा खोल दिए। जी बेटा, रिव्यू प्रॉब्लम है, बोलिएगा प्रॉब्लम नंबर। ये बॉटम लाइन क्वेश्चंस आ गए। जी बेटा हैदर बेटा बताएं कौन सा रिव्यू प्रॉब्लम है। नीचे सर 18वां। 18 ओके जी। क्वेश्चन नंबर 18। Call Wilson sell high-end toy specialization all wooden for the purchase children. She pays 40 for a toy truck. Sells toy trucks for 50. बेटा 40 आपने डॉलर पे किए और $50 का आपने सेल किया। फाइंड द डॉलर मार्कअप। बेटा सिंपल, सबसे पहले आपने डिफरेंस मालूम करना है। तो डॉलर मार्कअप का फार्मूला क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। तो आपने 40 का खरीद के 50 का बेचा तो 10 रुपए आपको मार्कअप हो गया, यानी 10 रुपए का यहाँ पे मार्कअप आ गया। यानी सेल प्राइस आपकी $50 है और 40 आपने पे किया था। पे आपने 40 का खरीदा था। पे का मतलब है कि आपने 40 का खरीदा, आपकी वो 40 रुपए कॉस्ट हो गई। फिर आपने आगे फर्दर उसको 50 का सेल कर दिया। फाइंड द मार्कअप परसेंट बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो आपका 10 यहाँ पे आंसर आया था। अब कॉस्ट कितनी है? 40। सेल प्राइस कितनी है? 50। आपने बेस्ड ऑन कॉस्ट निकालना है। तो बेटा 10 को तकसीम कर दें 40 के साथ। अगर कॉस्ट की बेस पे निकालना है तो 40 के साथ तकसीम कर दें। अगर सेल की बेस पे निकालना है तो 10 को 50 से तकसीम कर दें। एंड फाइंड द मार्कअप बेस्ड ऑन सेल। दोनों से निकालना है। तो पहले 10 को 40 पे तकसीम करें, यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा। फिर 10 को 50 पे तकसीम करें, यहाँ पे आ जाएगा। जी समझ आ गई? जी सर ओके। जी और भी क्वेश्चन बेटा? एनीवन एल्स बेटा इनके अलावा? ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा इंटरेस्ट एप्लीकेशंस के ऊपर, कि इंटरेस्ट क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर थोड़े से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको वन बाय वन जो है आगे फर्दर लेके चलूंगा। तो सबसे पहले टेल मी व्हाट इज इंटरेस्ट। जी बेटा अगर हम इंटरेस्ट को डिफाइन करें, अक्सर हम ये वर्ड सुनते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर कि व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है क्या? इसको डिफाइन करें। अगर मैं आपसे डेफिनेशन सूद को कहते हैं। आवाज आ रही आवाज है? नहीं आ रही। अब आ रही सर। वो असल में बीच में थोड़ा वो अपडेट कर रहा है ना, लैपटॉप मेरा अपडेट हो रहा है साथ साथ, इसलिए बीच में प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलें जी बेटा, अगर हम इंटरेस्ट को डिफाइन करें, देखिए जब आप कोई कर्जा वगैरह लेते हैं तो बेटा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप इसको आसान अल्फाज में डिफाइन करें तो इंटरेस्ट हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ बोरो फंड। कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ बोरो फंड।
जब आप किसी जगह से उधार लेते हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, वो आपका इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसके ऊपर जो है 10% मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1 लाख के ऊपर जो 10% आप इंटरेस्ट देंगे तो 1 लाख का 10% निकालेंगे, वो बनेगा 10,000। तो वो जो 10,000 होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो आपने 1 लाख भी पे करना है और साथ में आपने 10,000 भी पे करना है। तो बेसिकली अगर हम इंटरेस्ट को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो बेटा इंटरेस्ट होता है कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ फंड्स, के फंड्स को इस्तेमाल करने की जो कॉस्ट होती है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, समझ आ गई बेटा इंटरेस्ट की डेफिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे फर्दर आगे चलने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे। इंटरेस्ट को फर्दर 2 हिस्सों में, ये जो चीजें मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये शायद आपकी बुक में अभी ना हो जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग अगर लिखना चाहें तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, वरना ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, इस लेक्चर के ऊपर आप बाद में इसको सुन भी सकते हैं। अगर बेटा आप इंटरेस्ट को डिफाइन करें, अगर हमने इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं तो इंटरेस्ट को बेसिकली हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है बेटा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का जो चैप्टर होगा वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे होगा, लेकिन इन दोनों इंटरेस्ट में फर्क क्या है पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे, क्योंकि आगे हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं अगर आप ये हेडिंग्स देखें तो आपके सामने देखें चैप्टर नंबर 13 हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे है, चैप्टर नंबर 14 हमारा इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, चैप्टर नंबर 16 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है। तो पहले आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए, देन फिर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। सपोज करते हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं जी आपने 1,000 रुपए का लोन लिया, 10% उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है और 3 इयर्स के लिए आपने लोन लिया। ये आपके सामने छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिखा कि 1,000 आपने लोन लिया, 10% उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है और 3 इयर्स के लिए आपने ये लोन लिया। तो अब आप अगर पहले साल का इंटरेस्ट निकालें तो हम लेंगे 1,000 का 10%, तो वो बनेगा 100। दूसरे साल जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो बेटा वंस अगेन हम 1,000 का लेंगे 10%, और अगेन आपका जो आंसर निकलेगा वो 100 आएगा। थर्ड ईयर बेटा सेम यही, जब हम 1,000 का 10% लेंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 100। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बेटा ये कहता है कि आपने जो लोन पे अमाउंट ली होती है, जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, यहाँ पे जो 1,000 रुपया है ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो हमने बैंक से लोन लिया है। 10% हमारा इंटरेस्ट रेट है। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, जब ये अभी मैं आपको फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा कि जो अमाउंट हम लोन पे लेते हैं उसको प्रिंसिपल पी कहते हैं, इंटरेस्ट को हम आई से शो करेंगे और टाइम पीरियड को हम टी से शो करेंगे। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि आप सारे का सारा जो इंटरेस्ट होता है वो आप कैलकुलेट करते हो किस अमाउंट के ऊपर जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट ली होती है। सेम क्वेश्चन बेटा यही वाला जो अभी आपके सामने था, यही क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, अब दोबारा आपने अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले साल हम क्या करेंगे, 1,000 का 10% लेंगे तो हमारे पास निकलेगा 100। ये नजर आ रही कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ बेटा आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही नहीं है कैलकुलेशन? इसको बस कॉन्सेप्ट समझना है जो मैं अभी आपको देने लगा हूँ। बेसिकली मैंने आपको सिर्फ दोनों का डिफरेंस बताना है। अच्छा, अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि आपने देखिए पहले साल आपने 1,000 रुपए पे 10% निकाला, आंसर निकला 100। अब ये 100 जो है इस 1,000 में आप जमा करेंगे, अब यहाँ पे हो गया 1,100 अगले साल के लिए। इसका जब आप 10% लेंगे तो ये बनेगा 1,100 रुपया। तीसरे साल ये 1,100 जो है ये दोबारा जमा होगा किसके अंदर? इस 1,100 के अंदर। ये जो अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस की है, तो ये कितना हो जाएगा जरा ऐड करें, 1210 हो जाएगा आई थिंक। सो चेक करके देख लीजिए, 1,100 ऐड करके देखें इनटू 10%, जितना चेक कर लें, इक्वल टू, और यहाँ पे इंटरेस्ट आपका बनेगा 1210। अब ये चेक कर लीजिए कितना बनता है, मेरा ख्याल ये 12,010 बनेगा, ऐसे बनेगा शायद। चेक कीजिएगा बेटा कितना बनता है। ओके, पहले 1,000 का 10% निकाल के देखिए क्या बनता है, 100 बनता है या कितना बनता है, चेक करें जरा कैलकुलेटर के ऊपर।
सर 1100 का 10% सेकंड लिखा है 1100 110 का में बनेगा 110। 110 बनेगा, ठीक हो गया, 110 बना। अब 110 1100 में ऐड करें, 110 1100 में ऐड करें, जी 1210 हो गया, 1220 हो जी जाएगा। सर। चेक करें जरा, 1100 में 110 ये ऐड करें बेटा, 110 रुपए 1100 में ऐड करें, 1210 हो गया, हाँ और जी ये 121 आ जाएगा, ऐसे हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे चेक करें बेटा दोनों इंटरेस्ट की, अब जरा लॉजिक समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किया किसके ऊपर, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन पे ली थी। यहाँ भी लोन हमारा 1000 रुपया ही है जो हमने वापस करना है एट द एंड। लेकिन बेटा यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट देखें तो क्या कर रहे हैं, पहले साल आपने 1000 रुपया इंटरेस्ट दिया, अगले साल ये इंटरेस्ट की अमाउंट 1000 में जमा हुई और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, अगले साल ये फिर उस इंटरेस्ट वाली अमाउंट पे जमा हुई और इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप डिफाइन करें तो बेटा इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब अगर आप चेक करें तो पहले साल आपने तकरीबन 10% इंटरेस्ट दिया, अगले साल यहाँ पे तकरीबन आप 11% दे रहे हैं। आप कैलकुलेशन करके देख लें, क्योंकि आपने 1000 रुपया लोन लिया था ना, तो यहाँ पे आप तकरीबन 11% इंटरेस्ट दे और यहाँ पे तकरीबन आप 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं। हालांकि कागजों में कितना लिखा है 10% ही, और देखिए मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी मैं 10% से ही कर रहा हूँ, लेकिन इन एक्चुअल में इंटरेस्ट 10% से ज्यादा पे कर रहा हूँ। ये जो बेटा बैंक वाले होते हैं ना, वो हमें इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। जब आप गाड़ी वगैरह लीज पे लेने जाते हैं ना लोन वगैरह पे, तो वो कहते हैं जी हम गाड़ी देंगे आपको 14% पे, और फिर वो 5 साल का किस्तों का टेबल बना के देते हैं आपको, जी हर साल आपने इतनी 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 हर महीने किस्त देनी है, तो 5 सालों बाद गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगी। वो जो किस्तों का टेबल है, अगर हम उसकी टोटल अमाउंट प्लस करें तो बेसिकली वो आप 14% नहीं बल्कि 14% से ज्यादा पे कर रहे होते हैं, लेकिन कागजों में कितना लिखा होता है 14%। जैसे यहाँ पे देख लें, तीनों कैलकुलेशंस के अंदर मैंने यहाँ 10%, 10%, 10% ही लिखा है, बट एक्चुअली पहले साल हम 10 दे रहे हैं, यहाँ पे हम तकरीबन 11 दे रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन हम 12% पे कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, आप सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे करते हैं, यानी आपने एक दफा इंटरेस्ट पे किया, फिर वो इंटरेस्ट ऐड होगा अगले साल, दोबारा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फिर वो अगले साल ऐड होगा, उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, एंड सो ऑन। इस तरह जितने सालों तक आपका ये चलता रहेगा उतने सालों तक इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, और जो बैंक्स होते हैं वो हमेशा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही लोन देते हैं, क्योंकि बैंकों को इसमें फायदा होता है। डेफिनेशन समझ आएगी बेटा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की? जी सर। एनीवन एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, अब ये डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। हमारा अभी जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर होगा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो सिंपल इंटरेस्ट पे है, तो उसकी डेफिनेशन ध्यान में रखिए, वो इंटरेस्ट जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द फर्स्ट चैप्टर दैट इज विद द नेम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अभी आपके सामने यहाँ पे देखिए, पीछे मैंने 100 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू आपके सामने लिखा है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल बेटा बहुत आसान फार्मूला, इसमें कोई ऐसे मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल नहीं है कंप्यूटिंग सिंपल इंटरेस्ट बेटा, सिंपल। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी हो। ओके, अभी सेम एग्जांपल बेटा, मैं कहता हूं 1000 रुपया लिया आपने, 10% उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है और 3 इयर्स के लिए आपने लिया। अच्छा, अब आपने इसमें करना क्या है, ये जो 1000 है बेटा, जो यहाँ पे मैंने ये ज्यूम किया, ये दिस 1000 इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो 10% बेटा मैंने यहाँ पे ज्यूम किया, दिस 10% इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, और ये जो मैंने 3 इयर्स बेटा यहाँ पे ज्यूम किया, दिस 3 ईयर इज कॉल्ड टाइम पीरियड। याद रखिएगा बेटा, हमेशा जो टाइम पीरियड होगा वो ईयर्स में होगा।
अगर बेटा उसने टाइम पीरियड आपको मंथ में दे दिया या डेज में दे दिया तो पहले आपने उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंटरेस्ट निकालें 6 मंथ का, तो बेटा 6 मंथ को पहले आपने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको मंथ्स में दिया हो, ईयर में कन्वर्ट करना हो, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो आपने उसको 12 से तकसीम कर देना है। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब वो आपसे कहता है कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ये मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालें। अब इसका फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। दिस इज द फॉर्मूला, P मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। और जो आंसर निकलेगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। और ये जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा बेटा, ये अमाउंट में निकलेगा, यानी पैसों में निकलेगा, नॉट इन परसेंटेज। तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट का किसमें आएगा? अमाउंट में आएगा। तो याद रखिएगा, एक होता है इंटरेस्ट रेट, एक होती है इंटरेस्ट अमाउंट। अगर इंटरेस्ट रेट दिया होगा तो वो परसेंटेज में होगा, अगर वो इंटरेस्ट अमाउंट कहेगा तो बेटा वो पैसों में होगा, डॉलर, रुपीज, जो भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, उसने एग्जाम्पल 1 देखिएगा, एग्जाम्पल ए जो नीचे लिखी हुई है, उसने बोला कि एक पर्सन है, उसने 1000 रुपया बोरो किया फॉर 1 ईयर। 1000 रुपया बोरो किया बेटा, ये 1000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगी। अच्छा, 1 ईयर के लिए तो टी बेटा हमारा 1 ईयर हो गया और 8% हमारा सिंपल इंटरेस्ट रेट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 8%। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, क्या करेंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1। ये देखिए उसने नीचे इसकी कैलकुलेशन, अगर आप उसको चेक करें, देखिए मैं भी आपको एक्सप्लेन करके बताइए। I is equal to P into R into T। तो मैंने यहाँ पे I लिखा है, कैपिटल I लिखा है, I फॉर इंटरेस्ट रेट, उसने रेट को R के साथ लिखा हुआ, तो आप बेशक यहाँ पे R कर लें। इस I की जगह पे आप R लिख सकते हैं। बेटा माइक म्यूट करें। तो ये बेटा फार्मूला ध्यान में रखिएगा, दिस इज द मेन फार्मूला। ये जो मैं आपके सामने हाईलाइट किया मैंने फार्मूला, इस फार्मूले को ध्यान में रखें। I is equal to P multiply by R multiply by T। R for rate, I for P for principal amount and T for time period। बेटा time period should be years। टाइम पीरियड बेटा जो होगा वो ईयर्स में होगा, इसलिए आपने यहाँ पे ईयर्स में लिखना है। अगर उसने आपको टाइम पीरियड मंथ में दे दिया तो आपने 12 से डिवाइड करना होगा पहले। तो अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है जी सिंपल इंटरेस्ट निकालो 6 महीने का, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो फिर जो आएगा वो इस P की जगह पे आप पुट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके पास P है 1000, यहाँ पर 1000 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 1। बताएं क्या आंसर आता है, निकाल के देखें जरा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आंसर आया? कैलकुलेटर्स बेटा अपने पास रखा करें, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, ताकि जब आप लोगों को मैं कोई डेटा दूं तो आप उसको सॉल्व कर सकें। 80। तो 80 इज द आंसर। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया बेटा? 80। अच्छा, अब एग्जांपल बी देखिएगा, जो मैं आपको टाइम पीरियड के हिसाब से कह रहा था। एग्जांपल बी चेक कीजिएगा, पहले एग्जांपल बी का डाटा देख लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसने बोला फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ 1200। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, पी हो गया 1200, इंटरेस्ट रेट इज 6%, आर हो गया 6%, एंड द लोन पीरियड आर 3/4 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। ये दो क्वेश्चन उसने पूछ लिए। उसने बोला कि अगर आपका टाइम पीरियड 3/4 ईयर्स हो एंड 4 ईयर्स हो तो फिर आपने इसको कैसे करना है। तो अब आपके सामने बेटा 3/4 ईयर्स और 4 ईयर्स। 4 ईयर्स को तो आपने कुछ नहीं करना, ठीक हो गया। 4 ईयर्स को बेटा आपने कुछ नहीं करना। 3/4 क्योंकि अब उसने वो भी 3/4 भी आपको ईयर्स में दे दिया, उसने साथ में ईयर्स लिख दिया। जब भी साथ में ईयर का वर्ड आ जाएगा तो आपने टाइम पीरियड को कुछ नहीं करना, ना ही आपने टाइम पीरियड को छेड़ना है। टाइम पीरियड उस वक्त छेड़ेंगे जब वो आपको मंथ में दे दे, डेज में दे दे, वीक्स में दे दे, या किसी और फिगर में दे दे, तो आपने टाइम पीरियड को छेड़ना है। तो सिंपल बेटा P मल्टीप्लाई बाय R इंटू T। P 1200 था, R 0.06 था, T 3/4 ईयर्स है। ईयर्स इसलिए इसको ऐसे लिख दिया 3/4। अगर वो 3/4 मंथ कहता तो फिर मैं इसको डिवाइड बाय 12 करता, लेकिन अब उसने ईयर्स कहा तो हम इसको ईयर्स के साथ ही करेंगे। इसी तरह बेटा सेकंड पार्ट तो उसने बोला अगर साल 4 हो तो ये बेटा आपके पास 4 ईयर्स आ गया, तो उसने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास 2 इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। जी बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो पहले पूछें, एनीवन? नो सर।
फॉर्मूला याद रखें, I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। सर ये असाइनमेंट्स भी मिली थी ना, ये क्वेश्चन थे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, असाइनमेंट मैंने आपको इसी की दी थी, वही करवा रहा हूँ, बिल्कुल वही चैप्टर्स में करवा रहा हूँ जो हम लोगों ने असाइनमेंट में दिए थे, ताकि आप लोगों की वो क्लियर हो जाए। अच्छा एग्जांपल सी देखिए आप जरा, जो मैं आपको टाइम पीरियड की बात कर रहा था, ये देखें, कंप्यूट द इंटरेस्ट रेट ऑन परचेज ऑफ 3000। बेटा ये आपका लोन हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट 5% आपका रेट हो गया, और 8 मंथ्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ 8 मंथ्स। मैंने बोला था कि टाइम पीरियड हमेशा आपका ईयर्स में होता है, तो पहले आपने इस 8 को कन्वर्ट करना है ईयर्स के अंदर। तो बेटा साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो आपने 8 को पहले 12 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो टी की जगह पुट करेंगे। प्रिंसिपल इज 3000, आर इज 0.05, और ये देखिए टाइम उसने 8 पुट नहीं किया, 8/12 किया है। बेटा ये 12 कहाँ से आए? क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। अगर वो डेज में दे देता, अगर वो कहता जी 8 दिन है, तो भी इसको साल में कन्वर्ट करना था। अगर डेज में देगा तो 360 या 365 से डिवाइड करते। अब उसने मंथ में दिया, तो जब मंथ करेंगे, मंथ में दिया होगा तो 12 से डिवाइड करेंगे। चले मैं आपके लिए यहाँ पे आसानी के लिए ये जो मैं चीज लिख रहा हूँ इसको जरा देख लीजिएगा। If t is given in, अब देखें अगर उसने मंथ में दिया हुआ है, इस तरह भी उसमें लिखा था 8 मंथ, तो आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 12 करना है। अगर डेज में दिया हो तो डिवाइडेड बाय 360। अगर उसने क्वार्टर में दिया हो, क्वार्टर बोलते हैं बेटा साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपने डिवाइडेड बाय, ये जेन में रखिएगा। मे भी आपके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे उस तरह ने इसने क्वार्टर वगैरह में ना डेटा दिया हो, लेकिन मैं आपको पेपर में दे सकता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड को हमने ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा वो कह सकता है वीक्स, 8 वीक्स हैं, तो जब अगर वीक्स में दिया हो तो आपने डिवाइडेड बाय, साल में 52 वीक्स होते हैं। अगर वो कहे सेमी एनुअल, तो साल में बेटा 6-6 महीने के 2 सेमी एनुअल होते हैं, तो आपने डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ये है बेटा कुछ फिगर जो आपको टाइम पीरियड के बारे में दी जा सकती हैं। अगर वो टी कहता है जी, जिस तरह भी उसने बोला 8 मंथ, तो हमने डिवाइड बाय 12 किया। नीचे देखें, वो कह सकता था जी 8 डेज भी कह सकता था। अगर 8 डेज होते तो मैं 8 डिवाइड बाय 360 करता। वो 8 ये भी कह सकता था कि जी आप क्वार्टरली निकालें, 8 पास तो क्वार्टर में निकालें, तो आपने डिवाइड बाय 4 करना था। वो 8 वीक्स भी कह सकता था, डिवाइड बाय 52 करते। वो आपको सेमी एनुअल भी कह सकता था, तो डिवाइड बाय 2 करते। तो आपने हमेशा टाइम पीरियड को पहले ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने आपको लिख दिया, बेशक इसको नोट कर लें, वैसे ये रिकॉर्ड में भी आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, लेकिन आपने याद रखना है किसको किसके साथ डिवाइड करना है। अंडरस्टैंड बेटा यहां तक प्रॉब्लम? तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? P इंटू आर इंटू टी, दिस इज द फॉर्मूला, P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। और टी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपने टी को हमेशा ईयर्स में लेना है। ओके जी, अच्छा आगे लिखा है कंप्यूटिंग ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को बेटा आगे फर्दर वो 2 तरह से इसको लिखता है, आप जरा समझिएगा दोबारा कॉन्सेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट को वो कहता है जी इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, एक होता है एग्जैक्ट इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ रहे हैं अभी हम, मैं कंपाउंड की तरफ नहीं गया, अभी हम सिर्फ सिंपल को ही डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल को वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ऑर्डिनरी इंटरेस्ट और एग्जैक्ट इंटरेस्ट। फर्क सिर्फ बेटा क्या है? वो कहता है जी कि अगर आपको इंटरेस्ट जो टाइम पीरियड है वो डेज में गिवन है, और उन डेज को डिवाइड करते हैं आप 360 से, यानी 12 120। देखिए बेटा साल में कुछ लोग 360 दिन यूज करते हैं, साल में कुछ लोग 365 दिन यूज करते हैं। दोनों डेज ठीक है, 360 भी ठीक है, 365 भी ठीक है। अगर आप बेटा क्वेश्चन के अंदर 360 डेज यूज करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है। अगर आप साल में 365 दिन यूज करके बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो वो एग्जैक्ट इंटरेस्ट है। सिर्फ ये फर्क है, अगर आपको डेज के अंदर डाटा गिवन है
और आपसे कहा जाता है ऑर्डिनरी इंटरेस्ट निकालें, तो आपने अगर डिवाइडेड बाय 360 किया उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है। अगर आप उसको 365 से डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्ट इंटरेस्ट है। ऐसा क्यों करते हैं? 360 या 365 से डिवाइड करने से क्या फर्क पड़ता है? जो मैंने हाईलाइट किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हम 360 से कर लें, 365 से कर लें, तो आंसर में थोड़ा फर्क आएगा बेटा। तो याद रखिएगा 360 का मतलब है कि आप 360 दिन का इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अगर आप 365 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आपको 365 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेटा याद रखिएगा, तो बैंक्स वाले होते हैं वो हमेशा 365 की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको फायदा 365 दिन पे लेने का है। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपसे इंटरेस्ट कहा जाए कैलकुलेट द ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट या ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, तो आपके जहन में आना चाहिए कि मैंने 360 से डिवाइड करना है टाइम पीरियड को। अगर मैं कहता हूं कि कैलकुलेट द एग्जैक्ट इंटरेस्ट, तो आपके माइंड में आएगा कि मैंने 365 से डिवाइड करना है। तो यही बेटा चीज है। यहाँ पे देखिए सिंपल उसने बोला कंप्यूट द ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट 9,100 9% एंड 120 डेज। और याद रखिएगा सिर्फ डेज के ऊपर की बात हो रही है, मंथ्स में होगा तो उसकी कोई, क्योंकि 12 महीने नहीं होते हर एक के लिए, 13 महीने नहीं हो सकते, इसलिए ये जो ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट और एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट है वो सिर्फ डेज के लिए कैलकुलेशंस होंगी। इसमें टाइम पीरियड हमेशा आपको डेज में गिवन होगा। अब यहाँ पे देखिए 120 डेज लिखा हुआ है, तो 120 डिवाइडेड बाय 360, सिर्फ ये फर्क है। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट की डेफिनेशन दिखाऊं, नीचे साथ ही आ रहा है वो भी देख लें। ये देखें एग्जैक्ट में सेम वही क्वेश्चन, फर्क क्या हुआ? ये देखिए ये 360 से डिवाइड किया ऑर्डिनरी में, और एग्जैक्ट में ये देखिए आपके सामने ये 365 से डिवाइड कर रहा है। ये देखिए सेम क्वेश्चन जस्ट डिवाइडेड बाय 365। तो ये फर्क है। अब देखिए दोनों के आंसर में फर्क आया। इसका इंटरेस्ट बना 26.63 और वहां पे बेटा इंटरेस्ट कितना बना था वो चेक कर लें, 27 बना था। तो डिपेंड करता है बेटा कि आपने किसके ऊपर लेना, और जिस इंटरेस्ट के ऊपर जिस कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा होता है वो वही यूज करता है। अगर उसको एग्जैक्ट में ज्यादा फायदा नजर आता है तो वो एग्जैक्ट यूज करेगा, अगर वो ऑर्डिनरी में उसको फायदा नजर आता है तो वो ऑर्डिनरी इंटरेस्ट रेट यूज करेगा। जी यहाँ तक बेटा बताएं कोई कंफ्यूजन? अभी सिर्फ हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, जिसका फार्मूला है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा ओवर हियर? यहाँ तक की प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? जी जैद? नो सर। अभी हम इसी से रिलेटेड एक दो नो सर। हम इसी से रिलेटेड अभी मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज ओपन करता हूँ, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अभी हमारा लेक्चर खत्म होने लगा है तो आपने दोबारा ज्वाइन करना मुझे। अब ये देखें एग्जांपल चेक कर, उसने बोला कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट विद टाइम। ओके, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अब ये देखिए उसने आपको प्रिंसिपल दिया 9% टाइम 2.5 इयर्स। इसको कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना तीनों, क्योंकि टाइम ईयर्स में ही है। नीचे वाले में क्या दिया? टाइम 9 मंथ दिया हुआ है, तो इस 9 मंथ को पहले आपने 12 पे डिवाइड करना है। तो जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका जो है वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आपने ईयर्स यहाँ पे लिख देने जो भी बनेगा। इसी तरह कंप्यूट ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट, ये देखें, और आगे लिखा हुआ 360 डेज आ ईयर आपने यूज करना है। तो 240 डेज को पहले आपने 360 से डिवाइड करना है। फॉर्मूला वही है I इंटू P इंटू R इंटू T। तो ये 13 डैश सारे आपने खुद करने बताइए एंड तक। ठीक हो गया बेटा? अभी ये हमारी मीटिंग एंड हो रही है, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करें, फिर बाकी जो मिसिंग आइटम है हम लोग कैलकुलेट करना है। ओके सर। इसी लिंक को दोबारा क्लिक करेंगे आप अभी। जी सर।